बच्चों मैं थोड़ा सा ना बस एक गला खराब होगा तो उसके लिए खफा ना होइएगा। तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी पहली क्लास है बच्चों ऑनलाइन ओरिएंटेशन की, और ऑनलाइन ओरिएंटेशन पहले हो चुकी है, आई गेस लास्ट वीक ऑन संडे हुई थी, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो संडे या सैटरडे को हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, और उस दिन हमने जस्ट कोर्स का आउटलाइन हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे आप लोगों के, वो एड्रेस किए थे। इसके अलावा कुछ खास हमने नहीं किया था, जस्ट कोर्स को ओवरव्यू कराया था, कॉलेज का ओवरव्यू था, कुछ सवालात थे वो जवाब दे दिए गए थे। उसके अलावा हमारा ओरिएंटेशन सेशन खत्म हो गया था। आज पहली क्लास है, और पहली क्लास बेसिकली मैंने ओरिएंटेशन में बताया था कि आईआरएस के ऊपर होगी, IRIS के ऊपर होगी। तो थोड़ा सा बिफोर गोइंग फर्दर मैं थोड़ा सा आप लोगों को FBR की साइट की सब चीज़ें इसको ओवरव्यू कराता जाऊँ। आप लोगों ने मेरे साथ रहना, जिसके जो सवाल होंगे थोड़ा सा इखलाकी तौर पे अगर आप रेज हैंड कर देंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी मुझे आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वो फिर जो बोल रहा होता है तो बाजू का शो नहीं हो रहा होता, आपको स्क्रीन शो हुई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा बाजू का ये थोड़ा सा मसला होता है। अपार्ट फ्रॉम इट आप लोग माइक ऑन करके कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे सवालात के एंगल से तो आप बोल सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहे तो बोल सकते हैं, मैं एड्रेस कर दूंगा। मैं एंड पर जब क्लास एंड होगी तो क्वेश्चन आंसर्स जरूर करूंगा, सेशन जरूर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन आंसर क्लास के एंड तक रख लें तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जब सेशन चल रहा होता है तो उसमें हम वो करते हैं, वो एक सीक्वेंस चल रहा होता है तो बाजू का थोड़ा सा मसला होता है। तो लेकिन अगर किसी को कोई अर्जेंट क्वेश्चन आया हुआ और थोड़ी देर बाद वो भूल जाए तो वो बेशक कर ले, कोई मसला नहीं उसके लिए। जी राशिद साहब, थर्ड पूछने सवाल बच्चे। मोहम्मद राशिद साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? तो आप कह दें, आपका रेज हैंड हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने आपका कर दी। माइक्स को म्यूट रखिएगा बच्चों, वीडियो रिस्पेक्ट, माइक्स को जरा ऑफ रखिएगा, वीडियोस को ऑफ रखिएगा। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अपने माइक्स ऑफ कर लें बच्चों, मुझे बार बार ना कहना पड़े प्लीज। ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन हमारा है फिस्कल लॉज का, हमारा सेशन है। हम इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट लॉज और IPO के बारे हम इस ओवरऑल इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम FBR से। ये बच्चों मैं सिंपल सा यहाँ पे आप सबके सामने FBR.gov.p के वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, जो मर्जी हो आप, जैसे मर्जी हो, पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तान से बाहर बैठे हो, सबके आगे पेज ये खुलेगा। मैं आज वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी बेसिक से, जो बिगिनर्स लेवल है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और क्रिटिकल से क्रिटिकल होता जाएगा। तो मेरी हर क्लास की अपनी जगह पर अपनी वैल्यू है। अच्छा, तो FBI की साइट मैंने खोल ली। यहाँ पर मैं जरा नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स। आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स है। बच्चे क्लास तो स्टार्ट कर दी, आपका कोई सवाल है तो पूछ लो बच्चों, फरहान बच्चे क्या हो गया? अच्छा, यहाँ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स हैं यहाँ पर। तो अब मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे एक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे आगे ये मल्टीपल चीजें, एक विंडो खुलती है जिसमें काफी एक्ट्स लिखे हुए हैं, कस्टम एक्ट, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स लॉ अमेंडमेंट वगैरह वगैरह। मैं वापस आता हूँ, मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक करता हूँ तब भी यही पेज खुलेगा। मैं रूल्स पे क्लिक करता हूँ तब भी यही पेज खुलेगा। तो ये हर इन एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स और पेज यही खुलना है। तो यहाँ पर दरमियान में टॉप पर आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैं इस पे क्लिक करता हूँ बच्चों, आप सबके सामने जब मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे ये विंडो खुल गई। इस विंडो पे फिर सबसे टॉप पे आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30/6/2024। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड हो जाएगा। सब बच्चे अपने पास ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड रखें, सब के सब। ठीक है, ये सबके पास जरूर होना चाहिए, ये सबके पास जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास ये है, क्योंकि मैंने पढ़ाना यहां से है, मैंने चीजें यहां पर यहीं से स्टार्ट करनी है, यहीं से लेके चलूंगा। सॉरी, तो मैं यहीं से लेके चलूंगा।
तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट इसको आप सबने अपने पास रखना है, लैपटॉप में रखें, मोबाइल में रखें, जहां भी रखना रखिएगा। उसका फायदा ये है कि इसी से जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए हर चीज को रेफर करना यहाँ से है, यहीं से हम निकाल के आगे जवाब देंगे। तो इसीलिए ये आप सबके पास होना जरूर है। सवाल ये कि किसी के पूछा कि किताबें कौन सी लेनी है, तो बच्चों ये ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, इसको अपने पास डाउनलोड कर लो। इसको यही आपके लिए सफिशिएंट है, ये समझ आ जाए आपके लिए बहुत बड़ा मार्का होगा अगर ये समझ आया था प्रॉपरली। तो ये वेबसाइट पे हम गए थे, वहां से मैं अगेन एक दफा दिखाता हूँ बच्चों। मैं वेबसाइट खोली fbi.gov.pk में, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये पेज खुल जाएगा। इस पे सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, एक्स पे क्लिक करूंगा, ये पेज खुलेगा। इसमें टॉप पे आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। इस पे सबसे टॉप वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑर्डिनेंस डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सबके पास ये चीजें होनी चाहिए। खैर सॉरी बच्चों, मूविंग ऑनवर्ड, यहाँ पर मजीद कुछ वेबसाइट पे चीजें आ रही हैं, जरा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आयरस का टॉपिक है, तो आयरस हमने एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर होता है। कैसे होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो आप जरा मेरे साथ रहिएगा। कोई मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन अब थोड़ी देर बाद। यहाँ पर लीगल रिसोर्सेज पब्लिकेशन में एसआरओ नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है, यहाँ ऑर्डर्स और सर्कुलर्स लिखा हुआ है। तो एसआरओ नोटिफिकेशंस क्या होते हैं और ऑर्डर सर्कुलर्स क्या होते हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। कि फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसआरओस क्या है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये वो ऑर्डर्स या नोटिफिकेशंस होते हैं जो बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सब पे एप्लीकेबल होते हैं, जिसके बारे एसआरओ में लिखा होता है। तो एसआरओ नोटिफिकेशन, इसे मिनी एक्ट भी कहा करते हैं। मतलब मिनी ऑर्डिनेंस, मिनी एक्ट एक ही बात है एक तरह से, कि ये वो है जो बाइंडिंग होते हैं, जो आप पे एप्लीकेबल होता ही होता है ये कानून। तो क्या होता है कि हुकूमत पाकिस्तान या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर उनको जरूरत पेश आए कि कोई कानून में गलती हो गई, कोई कानून में टैक्स का रेट कम हो गया, कोई कानून में टैक्स का रेट ज्यादा करना था लिखा कम गया, या इस तरह की कुछ भी चीजें आई। जी हदीका बट बच्चे कुछ कहना है आपने? नहीं सर, सॉरी, वो बाई मिस्टेक हो गया। कोई सॉरी। कोई कोई मसला नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ लो हैंड। अच्छा अच्छा सॉरी। तो एसआरओ नोटिफिकेशन कोई भी कानून, मिनी कानून, ऐसा कानून जो कि एप्लीकेबल होना होता है हर टैक्स पेयर पे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हुकूमत पाकिस्तान मतलब फेडरल गवर्नमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो एक नया कानून इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब बजट, क्योंकि असल कानून कब आते हैं, असल कवानीन हर साल में बजट पे पेश होते हैं। तो जब बजट आता है तो एक नया कानून आता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट पे असल कानून आया करता है, जो तरमीम होनी होती है फाइनेंस एक्ट में आया करती है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर हुकूमत को जरूरत पेश आई कि कोई गलती से कानून में कोई गलती लिखी गई थी, या कानून को थोड़ा सा अमेंड करना है, कोई टैक्स रेट बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो वो एक एसआरओ इशू कर सकते हैं। तो जो एसआरओ इशू होता है उसमें टैक्स की तरमीम, कोई भी टैक्स के रेट की तरमीम, कम करना हो ज्यादा करना हो, कोई कानून में तरमीम करनी हो, जो कोई गलती हो गई हो पहले उसको चेंज करना, तो वो सारे के सारे थ्रू एसआरओ नोटिफिकेशन लाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये बाइंडिंग ऑन ऑल द टैक्स पेयर्स जो उस एसआरओ में लिखे होते हैं उन पे होता है। आगे लिखा हुआ है ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स, जस्ट थोड़ा सा मैं अब स्टोरी बता रहा हूँ, बस बेफिक्र रहिएगा। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स और एसआरओ, एसआरओ तो मैंने बता दिया बाइंडिंग होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान इशू कर सकती है कुछ भी करनी हो। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स क्या होते हैं, ये वो कवानीन है जो बाइंडिंग होते हैं एफबीआर के अपने अफसरान के ऊपर। एफबीआर के जो अपने अफसर हैं उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर सर्कुलर्स बाइंडिंग ऑन एफबीआर ऑफिसर्स होते हैं, जो डायरेक्शन इशू होती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिवीजन की तरफ से।
कि भाईजान आप लोगों ने, ये एफबीआई के अफसरों के लिए डायरेक्शन आ रही है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो ऐसे करना है। तो टेक्निकली एफबीआर अपने अफसरान को डायरेक्शन थ्रू ऑर्डर्स और सर्कुलर्स दिया करता है कि आपने इस कानून की एप्लीकेशन ऐसे करनी है। तो वो डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन कवानीन आया करते हैं, तो ये ऑर्डर्स और सर्कुलर्स और एसआरओ नोटिफिकेशन के थ्रू आया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एसआरओ खोले, तो यहाँ पे इनकम टैक्स के एसआरओ, सेल्स टैक्स के, फेडरल एक्साइज के, इंपोर्ट्स के सारे एसआरओ अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं इनकम टैक्स के एसआरओ पे क्लिक करता हूँ बच्चों आपके सामने, तो ये मेरे पास एफबीआर के लेटेस्ट जो भी एसआरओ आया, देखिएगा बच्चों यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पर एसआरओ आ रहे हैं। तो ये डेट वाइज ही चला करेंगे। तो कहने का मतलब हर साल जितने भी एसआरओ आए यहाँ पर आए हैं, और ये डायरेक्शन दे दी गई कि ये इस, लेट से कि मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सिंपल सा कानून पढ़ता हूँ। इन द अफोर्सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल इन द कॉलम 1 अगेंस्ट एंट्री नंबर दिस, द फिगर दिस शेल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब कोई तरमीम कर दी गई कानून में, कोई चीज पहले कुछ और लिखी हुई थी फिर उसको चेंज कर दिया गया, तो इसका एसआरओ आया करता है। कानून में थोड़ी सी भी चेंज होगी एसआरओ आएगा। तो एसआरओ नहीं आएगा तो फिर बजट आएगा या फाइनेंस एक्ट आएगा। तो इसके थ्रू कानून में चेंज लाई जा सकती है। वापस चलते हैं बच्चों, इस तरह ऑर्डर और सर्कुलर्स है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स के सर्कुलर्स, इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर वगैरह वगैरह सारे यहाँ पर एफबीआर की साइट पर ही अवेलेबल हैं। तो इनकम टैक्स सर्कुलर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो बच्चों ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट जो एक्सटेंशन आई थी इनकम टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो 10/14 को आई थी। फिर उसके अलावा उससे पहले 9/30 को आई थी, तो मतलब जो भी 30/9 को, सॉरी। तो ये जो जितनी भी एक्सटेंशंस हैं ये सारी, या जो भी मजीद चीजें हैं यहाँ की एफबीआई ने कैसे काम करना है, तो वो सारे इसी सर्कुलर्स में लिखे होते हैं। खैर, दिस वाज द बेसिक थिंग कि एफबीआई की साइट पे क्या क्या मौजूद है, और भी चीजें होंगी, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इस वेबसाइट को अच्छी तरीके देखते जाएंगे। पूरे कोर्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अभी फिलहाल जो समझाने वाली चीज थी स्टार्ट में, सबसे बेसिक चीज वो ये थी कि बच्चों आप सबके पास ऑर्डिनेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये सबसे अहम है कि ऑर्डिनेंस आपके पास मौजूद होगा तो आप लोगों को जो ये कोर्स है उसकी समझ आएगी। ऑर्डिनेंस नहीं है, मैंने पढ़ाना ही आपको ऑर्डिनेंस है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब के सब बच्चे अपने पास ये ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके आगे। खैर, आगे चलते हैं यहां से। अब एक सिंपल सी चीज है, मैं वैसे बताता जाऊं, एक वैसे तो बेसिक चीज है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि रिटर्न फाइलिंग की डेट जो कि यूजली क्या होती है, वो होती है 30 नवंबर, 30 सितंबर। 30th ऑफ सितंबर को इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स ने रिटर्न सबमिट करनी होती है। अब जब रिटर्न सबमिट करनी होती है तो जाहिर टाइम कम होता है लोग रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो एफबीआर को रिक्वेस्ट की जाती है और एफबीआर एक्सटेंशन देता है रिटर्न्स की थ्रू सर्कुलर्स। सर्कुलर की जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे आप लोगों ने 30 सितंबर की रात को देखा होगा, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कि एफबीआर ने एक्सटेंशन दे दी 15 दिन की या 30 दिन की रिटर्न फाइलिंग में। तो एफबीआर एक्सटेंड 14 दिन की थोड़ी दी थी इस बार। तो एफबीआर एक्सटेंशन देता है रिटर्न की, तो वो खबरों में भी आता है, हर जगह पर आता है, लेकिन वो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया सर्कुलर्स में आता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखो, तो ये देखो बच्चों, ये टिकर चल रहा है। तो ये जब तक टिकर नहीं चलेगा या जब तक यहाँ पर सर्कुलर में लिखा हुआ नहीं आएगा, तब तक खबर को मानना नहीं है जो एफबीआर के बारे खबर हो। तो वो खबर तभी मानना है आपने तो ही बच्चों, एफबीआर की खबर को आपने तभी मानना है जब यहां पर लिखी हुई आए। अगर यहां पर लिखी हुई नहीं आएगी तो आपने मानना नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों यहां से। अब हम अपने ना आज का टॉपिक जो आयरस है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने एफबीआर की साइट खोली यहाँ पर आप सबके सामने। एफबीआर की साइट पे यहाँ पर मैं दरमियान में देखता हूँ तो ये ऑनलाइन सर्विसेज आ रहा है। जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है यहाँ पे,
मैं इसको ये कर रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है इनकम टैक्स आयरस। तो ये आपके लिए बहुत अहम है, यही आज की क्लास है। तो इनकम टैक्स आयरस, ये आज की हमारी क्लास है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या चीज। बेसिक टॉपिक ये है आज का कि लेट से कि मैंने कोई क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने उसको रजिस्टर करना है एफबीआर के पोर्टल पे। स्टार्ट यहां से करते हैं। मेरे पास क्लाइंट आया, उसको मैंने एफबीआर के पोर्टल पे रजिस्टर करना है। तो यहां से क्या है, जैसे मैं आइरस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे आगे ये विंडो खुल गई बच्चों। ये विंडो खुली, इधर मैं इसको कर देता हूं क्रॉस। तो अब जब मैंने क्रॉस किया तो इसके बाद मेरे आगे ये विंडो खुली हुई है जो सबको नजर आ रही है। अब इसके अंदर यहां पे अगर मैं लॉगिन डालूंगा, यहां पे लोग कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और पासवर्ड डालें और लॉगिन पे क्लिक करें और लॉगिन हो जाए। तो लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो उसके लिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड मेरे पास है नहीं। तो उसके लिए यहां पर एक ऑप्शन आ रही है न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे कि कोई नया बंदा है एफबीआई में रजिस्टर होने के लिए आया है। तो जो नया बंदा यहाँ पर रजिस्टर होने के लिए आया है बच्चों, आज का टॉपिक काफियों के लिए आसान होगा, उन्होंने किया होगा। मैं तसल्ली से बता रहा हूँ, काफियों ने ये चीजें की होंगी, लेकिन काफियों ने नहीं भी किया होगा। तो आप सब थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, जो अपने फेलो स्टूडेंट्स हैं, फेलो भाई जो है आपके बहन भाई हैं जो भी हैं। तो ताकि आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करें, कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें उनको नहीं आती, तो हम सब, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, खफा ना होइएगा इससे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जब मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया बच्चों, तो मेरे आगे ये फॉर्म खुल गया। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं सेक्शन 181 का फॉर्म। सेक्शन 181 का। खैर, यहाँ पे अब मैं बेसिक इंफॉर्मेशन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन। मैं अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ बच्चों आप सबके सामने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाली, ये मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर डाल दिया, मिस्टर डाल लिया, शरियार, यहाँ पे खान। और करिएगा बच्चों, स्क्रीन पे यहाँ जहाँ स्टैरिक लगा हुआ है, स्टैरिक स्टार बना हुआ है, जहां जहां स्टैरिक लगा हुआ है वो मैंडेटरी है फीस। अब यहाँ पे मिडिल नेम मेरे यहाँ पे स्टैरिक नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मैंने यहाँ पर शहर लिख दिया, यहाँ यार लिख देता, यहाँ खान लिख देता, अगर ये मैंडेटरी होता तो। क्योंकि नहीं था तो मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे शहरियार खान लिख दिया, सिंपल। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्म है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जस्ट आईडी कार्ड डालो, नाम डालो, मोबाइल नंबर 2 दफा लिखो, 2 दफा ईमेल लिखो। फिर आगे चलते हैं एड्रेस इंफॉर्मेशन। अब एड्रेस इंफॉर्मेशन ये आ रही है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। बच्चों डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जिस जगह पे आप रहते हो, जो देना चाहते हो एड्रेस वो दे दो बच्चों। यहाँ पे हाउस आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डाला रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर्म की घर है, मेरा हाउस है, कितने मेजरमेंट यूनिट किनाल डाल दो, स्क्वायर यार्ड डाल दो, जैसे कराची में स्क्वायर यार्ड चलता है, इस्लामाबाद के कुछ एरियाज में स्क्वायर फुट चला करता है, जैसे फ्लैट्स में। और कई घरों की बात करूँ तो मरले भी होते हैं, किनाल भी होते हैं, तो वो जो मर्जी आपने डालना है डाल लो। किनाल डाल दिया, यहाँ पे एरिया मैंने डाल दिया 2 किनाल, यहाँ पे मैंने घर का नंबर डाल दिया, हाउस नंबर 30, स्ट्रीट नंबर 12, अब्बासी रोड, बनी गाला, आगे है इस्लामाबाद। तो अब मैंने इस्लामाबाद जब लिखना है यहाँ पे, ये सिटी के आगे, तो मैं यहाँ करूंगा सर्च। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बच्चों इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आई, इस्लामाबाद देही, इस्लामाबाद शहरी, या इस्लामाबाद।
तो मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, ये इस्लामाबाद, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे रूरल या देही या शहरी इलाके की बजाय इस्लामाबाद पे क्लिक करना ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं चलता हूँ, लेट से मेरा शहर लाहौर है, मैं लाहौर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मल्टीपल टाउन आ रहे हैं, सवाबी, छोटा लाहौर, लाहौर अजीज भट्टी टाउन, ये लाहौर सवाबी में है, छोटा लाहौर जो है। अच्छा, अजीज भट्टी टाउन, कैंटोनमेंट, दातागंज बख्श टाउन, फलां 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 टाउन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टाउन्स हैं, यहाँ पे टोटल 10-12 टाउन दिए गए हैं। एक्चुअल में, एक्चुअल में यहाँ पे जो टाउन है लाहौर में, कुछ नहीं तो 100 टाउन हैं ओवरऑल, कम अज कम। तो यहाँ पे सारे टाउन्स नहीं लिखे हुए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंड पे लाहौर आ रहा है, मैं लाहौर पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह मैं फैसलाबाद क्लिक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। फैसलाबाद पे चेक किया तो फैसलाबाद में मल्टीपल गाँव आ गए और एंड पे फैसलाबाद आ गया, मैं फैसलाबाद पे क्लिक कर लूंगा। इसी तरह मैं कर लेता हूँ पिशावर, वो पिशावर शो कर देगा। इसी तरह मैं कर लेता हूँ कोयटा, आप सबके सामने। तो कोयटा में उसने 3 टाउन दे दिए, 2 टाउन, कोयटा चिल्टन टाउन, कोयटा जरगोन टाउन और कोयटा। तो मैं टाउन्स की बजाय जस्ट सिटी को सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि टाउन में यहाँ पे पहले दे चुका होता हूँ, कोई मसला नहीं। इसी तरह मैं करता हूँ कराची, लेट से। तो कराची डिवाइडेड है, कराची नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और इस तरह ना मल्टीपल टाउन्स में डिवाइडेड है। तो मैं डायरेक्ट कराची का शहर लिख देता हूँ, कराची वेस्ट साउथ सेंट्रल ईस्ट, ईस्ट कर देता हूँ लेट से। तो टेक्निकली इस तरह करना है आपने, कोई इसमें मसला नहीं है, आपने इस तरीके से इसको फिल आउट करना है। आगे आ रहा है वर्ड कैपेसिटी, आगे वर्ड आ रहा है कैपेसिटी, मतलब आप इस घर के मालिक हो या इस घर जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है इसके किराएदार हो। आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि अगर आप किराएदार हो तो ये टेनेंट लिखा हुआ है, टेनेंट, तो यहाँ पे टेनेंट लिख दें। अगर मालिक हो तो मालिक लिख दो। अगर आप घर के मालिक हैं तो ओनर लिख दें, अगर आप किराए पर रहते हैं तो किराएदार लिख दें। अगली अहम बात, अगर मालिक हैं तो पूरे घर के मालिक हैं तो 100% लिख दें, सॉरी बच्चों, 100%। लेकिन अगर आपके वालिद साहब का घर है और आप वहां पे रह रहे हैं तो 1 लिख दो। 1 से 100 तक कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस फॉर्म की बेसिस पे क्वेश्चन है एक, इस फॉर्म की बेसिस पे क्या एफबीआर मुझे नोटिस करेगा? जवाब ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफबीआर इस फॉर्म की बेसिस पे मुझे नोटिस नहीं करने वाला। एफबीआर के लिए ये एड्रेस इंफॉर्मेशन है, जस्ट मुझसे मेरा एड्रेस ले रहा है। इसी एड्रेस पे वो कोई नोटिस है जो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है उसने, वो यहाँ कोरियर करना है एफबीआर ने। तो असल पर्पस इस एड्रेस इंफॉर्मेशन का जो मर्जी है वो यही है कि एफबीआई मुझे कम्युनिकेट कर सके अपनी चीजें। तो इसमें कोई मसला, अब ये ऑनर है, जाहिर है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो आपका सवाल बनता है, जायज सवाल बनता है कि सर फिर ये ऑनर क्यों लिखा हुआ है, ये परसेंटेज क्यों लिखी हुई है, तो बिल्कुल जायज बात बनती है। लेकिन उधर मैं कहूंगा ये फजूल सी चीज है। आज तक 13 साल से ज्यादा मुझे टैक्स की प्रैक्टिस में हो गया, इस फॉर्म की बेसिस पे आज तक किसी को नोटिस नहीं किया, ये मैं गारंटी से बता दूं। तो मैं बता देता हूँ, इस पे होना भी नहीं है कभी नोटिस, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैं अगर घर के, मेरे वालिद साहब का घर है, वालिद साहब का घर है और मैं वहां पे रहना, तो मैं 1 लिख दूंगा, तब भी मसला नहीं। मैं इधर 50 लिख देता हूँ कि मैं इस घर के 2 मालिक हैं, एक मैं और मेरा भाई है, तो 50 लिख दिया। इसी तरह अगर घर में मैं किराए पे रह रहा हूँ तो मैं इस किराए का पूरा 100% लिख दूंगा, एक घर में पूरे का पूरा मैं किराएदार हूँ। अगर घर के 2 हिस्से हैं और टॉप और बॉटम फ्लोर, जो भी ग्राउंड फ्लोर, इन दोनों में जो भी आप 50% में आप रहते हो, 50% में कोई और रहता है, तो आप यहाँ पे 50 लिख दो। अगर यहाँ पे 4 पार्टियां रहती है तो 25 लिख दो, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये लिखा मैंने। इसके बाद आगे TX, सॉरी बच्चों, ये मैंने इसका कैप्चा जो है ये लिखा, इसे कर दूंगा अब सबमिट। तो जस्ट मैं सिंपल सी बता दूं कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल। एक सवाल आप लोगों का आएगा कि सर, बंदा बैठा है पाकिस्तान से बाहर, क्या उसके, और उसने रोमिंग भी ऑन की हुई है, क्या उसको कोड चला जाएगा? तो जवाब है नहीं। दूसरी बात, क्या उसका फॉरेन कॉन्टेक्ट नंबर है, तो क्या उसको कॉल चली जाएगी? मैं कहूंगा नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 4-5 नेटवर्क प्रोवाइडर है जिस पे कोड जाया करता है। तो मोबिलिक लिखा, यहाँ पे नंबर डाला, 2 दफा नंबर डाला और 2 दफा ईमेल डाली, इस ईमेल पर और इस मोबाइल नंबर पर कोड्स आएंगे, इस ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर। याद रखिएगा, जो पहली, अब मैं इसको जैसे लेट से आपके आगे सामने सबमिट करता हूं, तो यहाँ पे एरर दे देगा मुझे। एरर क्यों देगा? क्योंकि मेरा नंबर, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं एफबीआई के साथ। अगर मैं रजिस्टर्ड ना होता एफबीआई के साथ, अगर मैं एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड ना होता, तो यहां पर नीचे जहां पे मेरा माउस को फॉलो करिएगा, इस जगह पर और इस जगह पर दो ऐसे ही सेल ओपन हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मोबाइल का कोड, एसएमएस कोड डालें यहां पर, ईमेल का कोड डालें यहां पर। दोबारा बात, ये जो ईमेल दी हुई है, मोबाइल नंबर दिए हुए, इस पर एफबीआर की तरफ से कोड्स आने हैं, इस पर एफबीआई की तरफ से कोड्स आने हैं। जब कोड्स इस पर आएंगे, जब मैं यहां पे अगर आपको बता दूं कि कोड्स आएंगे, वो कोड्स एज इट इज मैंने यहां पे जब सबमिट करूंगा तो मुझे यहां पर शो होंगे। तो जब मुझे शो होंगे मैं यहाँ पे वो कोड्स डाल दूंगा, मोबाइल का भी और ईमेल का भी। फिर मैं सबमिट करूंगा, जो भी मुझे मोबाइल पे कोड है वो मुख्तलिफ होगा उस ईमेल पे कोड से। तो जब मैंने मोबाइल का कोड और ईमेल का कोड पहली दफा डाल दिया, सबमिट कर दिया, अगेन मुझे एक ईमेल आएगी और एक मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो जो ईमेल पे मुझे आएगी मेल या मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो आएगा मुझे पासवर्ड और पिन नंबर, वो मुझे आएगा पासवर्ड और पिन नंबर। तो पॉइंट क्या कहने का है कि पहले जब मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, इंफॉर्मेशन डालने के बाद मेरे पास कोड्स आए, कोड्स मैंने एंटर किए। पता है क्या होता है? जब भी मेरी नई क्लास शुरू होती है ना, मेरा गला पहले खराब हो जाता है। तो ये आपकी क्लास की भी वही हिसाब है, अक्सर मेरा गला खराब हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे जो कोड्स आएंगे ईमेल पर और मोबाइल पर, दोनों कोड्स मैंने पहली दफा एंटर किए, एंटर करने के बाद सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मुझे दोबारा से ईमेल पर और मोबाइल पर पासवर्ड, अब क्या आएगा, मैसेज आएगा या ईमेल आएगी, और मैसेज पे और ईमेल पे सेम होंगे। पहली दफा कोड्स दोनों मुख्तलिफ, दूसरी दफा सेम। और वो जो सेम है वो क्या होंगे? वो पासवर्ड होगा और पिन नंबर होगा। तो मैं वो, अब वो क्या कहेगा कि आप जाएं, वापस लॉगिन के पेज पे जाएं और यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें और आप एंटर हो जाएं पोर्टल पे। तो मैं यहां पर जो मुझे पासवर्ड मिला, अब गौर से बचो, जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या होगा? मेरा आईडी कार्ड नंबर ही मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मेरा आईडी कार्ड नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैं आपके सामने वो डालता हूँ, जो भी है मेरे पास आईडी कार्ड, और मैंने पासवर्ड अपना डाला, और मैं आप इसको करता हूँ लॉगिन। जब मैंने लॉगिन किया तो मेरे आगे ये पोर्टल खुल गया आप सबके सामने। ये जो पोर्टल है, ये जो पोर्टल है, ये हर बंदे का जिसका पासवर्ड जनरेट हो गया उसके आगे यही पोर्टल खुलना है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पूरा नजर आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड पे हुआ हुआ है। ये अब पूरा, अब ये पूरा है। तो यहाँ पर MIS तक ना एक तरह से पूरा होता है। खैर, पॉइंट ये है कि ये पोर्टल कब खुलता है? जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर, और पासवर्ड जो एफबीआर ने भेजा, आप वो एंटर करोगे, ये पोर्टल खुल जाएगा। मैं बाहर आता हूं। तो अब यहां पे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, सारी इंफॉर्मेशन डाली, डालने के बाद आपने आपने सबमिट किया, तो आपको मोबाइल पर ईमेल पर कोड आया, आपने वो कोड एंटर किए। जैसे ही कोड एंटर किए तो फिर आपको एक मोबाइल पे मैसेज आया और ईमेल पे ईमेल आई। वो जो ईमेल और मैसेज आया दोनों मुख्तलिफ, दोनों सेम होंगे, जो सेकंड टाइम आया सेम होंगे। वो जो, वो आपके पास आएगा पासवर्ड और पिन आएगा आपके पास। पिन क्या होता है हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको जरूर देखेंगे। खैर, आगे चलते हैं।
यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन तो हमने पढ़ ली अभी। अभी यहाँ पर आ रहा है ई इनरोलमेंट और फॉरगॉट पासवर्ड। तो अभी सबसे पहले करते हैं, लेट्स से ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन मुझे अपना पासवर्ड भूल गया है। मुझे पासवर्ड पता था और वो अब भूल गया है। तो जो पासवर्ड मुझे पता था और मुझे भूल गया, तो यहां पर मैं जाऊंगा फॉरगॉट पासवर्ड, जैसे कि आप ईमेल पे भी करते हो, जीमेल पे भी जाके यही करते हो, याहू पे भी जाते हो, आउटलुक पे भी जाते हो, सेम तरीका वो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है कि मैं यहाँ पर डालूंगा अपना आईडी कार्ड नंबर और इसमें है मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला यहाँ पे Q5। तो मैंने फॉरगॉट पासवर्ड के लिए अपना आईडी कार्ड नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल कौन सा प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, सेल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चा लिख दिया और इसको कर देता हूँ सबमिट। तो वो कह रहा है सेल नंबर यही है जो मुख्तलिफ है। अब मुझे सेल नंबर याद नहीं है, खैर मैं चेक करता हूँ अपना सेल नंबर। अच्छा ये वाला है 39, यही नंबर है, ठीक है यार जी। अच्छा मैंने वो अपनी ईमेल करेक्ट करके डाली है, उसने मुझे एरर दे दिया कि आप ईमेल करेक्ट डालें। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। जब मैंने सबमिट किया तो उसने मुझे कहा कि एसएमएस पे एक कोड आ गया है और एक ईमेल पर कोड आ गया है। तो मैं यहाँ आप सबके सामने बच्चों वैसे ही थोड़ी देर के लिए जीमेल खोलता हूँ फॉर योर रिव्यू। तो मेरे पास ये देखो बच्चों, नो रिप्लाई एफबीआई की तरफ से ईमेल आ चुकी है और उसने मुझे बताया कि ये कोड है आपका। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर ईमेल पे, जैसे मैंने वैसे बताया, तो यहाँ पे लिख दूंगा ये वाला कोड। यहाँ पे गया, ये वाला कोड लिख दिया। इसी तरह मेरे मोबाइल पर भी जो भी कोड आया वो मैं लिखूंगा, कोड डाल लूंगा, यहाँ से करूंगा वेरीफाई, फिर वो कहेगा नया पासवर्ड बना लो। ये कब पॉसिबल हुआ, क्वेश्चन इज दिस। ये तो बड़ा सिंपल था, ये तो कोई मसला ही नहीं। ये पॉसिबल कब हुआ, जब मुझे मेरी ईमेल याद थी और मुझे मेरा मोबाइल नंबर याद था। मुझे ईमेल याद थी, मोबाइल नंबर याद था, फिर तो ये कोई मसला ही नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड कर सकता है। लेकिन लेट्स से कि ना मुझे मेरी ईमेल याद है ना मुझे मेरा मोबाइल नंबर याद है। नाउ हियर कम्स द सिचुएशन कि मुझे अपनी ईमेल भी भूल गई है। फॉरगॉट पासवर्ड में जाता हूँ बच्चे, अगेन यहाँ पे देखो फॉरगॉट पासवर्ड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं अपना आईडी कार्ड नंबर डाला जो भी है मेरा, वो मैंने डाल दिया जो भी है। क्या है, अब यहाँ पे ईमेल, वही जो भी ईमेल है यहाँ पे ईमेल डाल लूंगा, मोबाइल नंबर डाल लूंगा, सर्विस प्रोवाइडर डाल दूंगा और कैप्चा डाल लूंगा और सबमिट करूंगा, तो मेरे मोबाइल पर और ईमेल पर कोड आ जाएगा। ईमेल पर मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, मेरे पास जो कोड आया। इसी तरह मोबाइल पे जो कोड आएगा, मोबाइल अभी मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है तो वो कोड भी लिख देता है यहाँ पे। और फिर वो यहाँ पे जब लिख के मैं एंटर करूंगा तो कहेगा न्यू पासवर्ड डाल लो, तो मैं नया पासवर्ड लिख लूंगा। जब नया पासवर्ड लिख लूंगा तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मैं यहीं से करूंगा। लेकिन ये सब चीजें तब पॉसिबल हैं जब मुझे मेरा ईमेल भी पता हो, मेरा मोबाइल नंबर भी पता हो। अब मुझे तो याद भी नहीं है कि जब मैं 10 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी एसबीआई में, मुझे मेरा मोबाइल नंबर भी भूल गया, मेरा ईमेल भी भूल गया। तो अब क्या करें। तो अब यहाँ पे ये करना है आप सबने, लेट से कि आप जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं जाता हूँ यहाँ एफबीआई की साइट पे, गौर से बच्चों। यहाँ एफबीआई की साइट पे आया, एफबीआई की साइट पे आता हूं तो यहां पर गौर से देखो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे बच्चों मैं क्लिक करता हूं। जब मैं क्लिक किया तो मेरे आगे ये विंडो खुल गई, हर किसी को आई होप सो नजर आ रही होगी। तो यहां पर आगे आ रहा है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी, गौर से देखो देखिएगा। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया तो सेम वही पेज आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे जरा नीचे जाता हूँ, आराम से जरा तसल्ली से मेरे साथ रहिएगा। मैं एफबीआई की साइट पे गया, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं आगे करता हूँ टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक, और फिर मैं इस पेज पे पहुंच जाता हूँ।
इस पेज पे अगेन यहाँ पे देखो बच्चों, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ अपना आईडी कार्ड, सीएनएसी पैरामीटर सेलेक्ट किया, मैं आईडी कार्ड लिखूंगा 31303365535433। तो मैंने अपना आईडी कार्ड लिखा, आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा और ये लिखा जस्ट। इसे करता हूँ वेरीफाई। जब मैंने वेरीफाई किया तो मेरी उसने इंफॉर्मेशन ये उठा के दे दी। अब मैं इसको कर देता हूँ, प्रिंट की ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। प्रिंट की ऑप्शन में जब क्लिक किया तो उसने यहाँ पर क्या बताया, ये वजह देखिएगा, मैं इसको कर देता हूँ सेव एज पीडीएफ। इसको सेव करता हूँ, ये डाउनलोड में चला गया मेरे, मैं डाउनलोड से चेक करता हूँ। अब और से देखिएगा बच्चों, उसने वेरिफिकेशन करके दी कि ये इस बंदे का आईडी कार्ड नंबर है, इसका ये रेफरेंस नंबर है, ये रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स है नहीं, नाम शहरियार खान, पाकिस्तानी मेल, इनकॉर्पोरेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वही जो मेरा आईडी कार्ड नंबर है। फिर उसने मुझे बताया मेरी ईमेल और मेरा सेल नंबर, जो एफबीआर के पास मेरी ईमेल और जो मेरा सेल नंबर है। तो अगर समझदार होऊंगा या जो भी होऊंगा, तो यहां से मुझे समझ आ जाएगा शहरियार खान 29@gmail.com। क्यों? क्योंकि मैंने ईमेल बनाई थी तो मुझे उसने हिंट्स दे दी, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्टार स्टार लगे हुए, स्टेरिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे शहरियार खान 29, अब मुझे अगर मैंने खुद बनाई थी तो मुझे याद है, लेकिन अगर मैंने किसी कोई कंसल्टेंट से बनवाई थी तो वो तो मुझे याद भी नहीं होगी। तो यहां से मुझे हिंट मिल सकता है कि मेरी ईमेल क्या थी। इसी तरह यहाँ पे मोबाइल नंबर या सेल नंबर में लिखा हुआ मिल सकता है कि मेरा सेल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो एंड पे 39 आ रहा है, दरमियान में 110 आ रहा है। तो इससे मुझे हिंट मिल जाता है कि मेरा ये ईमेल है और ये मोबाइल नंबर है। यहां तक अगर बच्चों कोई आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल करना चाहता है आप में से यहां तक, तो प्लीज यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क। कोई मसला नहीं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस। मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ। जी शफीक साहब। हाँ। अच्छा सर, क्वेश्चन एक छोटा सा था। अभी थोड़ी देर पहले ना आपने वो लॉग इन करने वाला जो पेज किया था, हाँ जिसमें शहर के बारे में बताया था कि लाहौर था और फैसलाबाद था, कराची थी। हाँ तो वहाँ पे सर साथ आए थे, सब टाइटल में कुछ नाम लिखे हुए थे, जैसे लाहौर आपने लिखा था कि हाँ जी। छोटा लाहौर, बड़ा लाहौर, इस तरह से था। हाँ तो आपने कहा था लाहौर वाले को। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो ऊपर वाले लिखने का फिर मकसद क्या है? मकसद क्या यानी है? देखें, अगर उन्होंने बनाया एक तरह का। अरे पर्पल, अच्छा बच्चों म्यूट कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट बच्चे सारे बच्चों म्यूट करो यार, प्लीज। अचानक मोहम्मद सरप्राइज दे दिया। मैर साहब, हम तो वैसे ही थोड़ा शॉक हो गए, है ना। पीछे ड्रामे लाए ना पुत्र तू, ठीक है। मैं हेलो। बच्चे, हाँ हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, वहां पे जो छोटा लाहौर या मल्टीपल टाउन लिखे हुए हैं वो बच्चे 8 से 10 टाउन लिखे हुए हैं। मैंने कहा वो 100 से ज्यादा टाउन हो चुके हैं वहां पे। अगर आपको आपका टाउन मिलता है तो वो क्लिक कर लो, नहीं मिलता तो आप जस्ट लाहौर पे क्लिक कर दो, कोई मसला ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कोई मसला होगा नहीं, कोई मसला नहीं होगा। आपको आपका टाउन अगर वहां पे नजर आ गया आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, काम खत्म, कोई मसला नहीं। जस्ट एड्रेस तो देना है, और कौन सी बड़ी बात है, ठीक है बच्चे। जोहेब जमील साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, नहीं सर, आप उनकी बात बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन हाँ मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि जो बाकी यानी आप कह रहे हैं कि अगर उनमें से आपका अवेलेबल है तो आप वही चूज कर लें, हाँ अदरवाइज जो मेन है वो आप यूज कर लें, हाँ यही है। हाँ, बिल्कुल यही बात है हाँ, बच्चे। बिल्कुल सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि जो एंड पे था ओनर, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था, वो हाँ, चीज़ों की नहीं समझ आई थी। अच्छा मैं बता देता हूँ बच्चे अभी आपको। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो कैपेसिटी पे जो बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी और ऑक्यूपेंट, ठीक है, मैंने इसमें कहा कि आपसे जो रेलेवेंट है वो लेसी, टेनेंट, आपके लिए है रेलेवेंट टेनेंट।
असल में एफबीआर जो है, जब ये बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करते हो तो उधर फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट और बेनामी इस तरह के वर्ड्स, प्रॉपर्टी लिखते हो तो बेनामी हर जगह पे लिख सकते हो। तो एफबीआर ने एक जनरल, उसने कैपेसिटी की जो है ना ये फील्ड, ये इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ किराएदार है, यहाँ इस फील्ड के लिए किराएदार। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी में रिटर्न जब फाइल करूंगा तो वहां पर फ्रेंचाइजी की, मैं एक बिजनेस को रजिस्टर करूंगा, तो फ्रेंचाइजी अगर मैं फ्रेंचाइजी कोई मेरा बन रहा है तो मैं उसको फ्रेंचाइजी के तौर पे समझूंगा। और अगर कोई लस्सी बन रहा है मेरा तो मैं लस्सी के तौर पे समझूंगा। तो टेक्निकली ये यहाँ पर हर जगह का उसका मकसद है। तो यहाँ पे इस फील्ड का मतलब है मैं किराएदार हूँ, सिंपल सी बात ये है। ठीक है बच्चे, शुक्रिया सर, जजाकल्ला। कोई मसला नहीं। जोहेब जमील साहब, कोई सवाल है? अभी तक समझ नहीं आया। अरसल इकराम साहब, आपका भी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो बच्चों, मैं आगे मूव ऑन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बच्चे। सर ये जानना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स हम लोग बाहर से कोर्सेज करते हैं लेकिन वो फिर भी हम उस काबिल नहीं होते कि हम लोग खुद से किसी की रिटर्न, अगर हम, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हम लोग खुद से किसी की रिटर्न अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हो तो हम करें और रिज सबमिट करें। रिज सबमिट करते हमें कमिश्नर की अप्रूवल वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे फिर जाके हम लोग अटक जाते हैं। तो आपका कोर्स ये कितने किस बेस पे होगा कि हमें फिर भी बाद में भी किसी लॉयर का मैरून मिन्नत होना पड़ेगा या हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे? हाँ बच्चे, अगर यहाँ तक अगर आप रिटर्न की बात करते हो, अगर आप मुझसे पढ़ते हो, अगर आप मेरी बातों को समझते हो, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी का मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। हाँ, जब आप कोर्स ले लेंगे तब आपको समझ आएगा ना कि ये ठीक पढ़ा है या सही नहीं पढ़ाया सर ने। तो अगर आपको, जिसे कह लो ना, चस ना है या कंसेप्ट क्लियर ना हो या आपकी बातें आपको मजा ना आए, तो आप हमसे आगे फर्दर मांग सकते हैं, मुझे रिफंड कर दें, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया। तो फिर हम चेक कर लेंगे उस एलिमेंट को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपकी इन्वॉल्वमेंट जितनी होगी उतना ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। आप अगर क्लास में एक दिन आएंगे और दूसरे दिन नहीं आएंगे तो फिर मुझे गिला ना दे कोई, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी लगा के रखूंगा ताकि आप अगर क्लास में नहीं भी आए तो रिकॉर्डिंग सुन लेना बच्चों। आपको सफिशिएंट, आपको रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग दिया जाएगा ताकि आप समझ सको। पर्पस ही यही है कि आप लोग खुद से सेल्फ सफिशिएंट बन सको। और मेरा ये नहीं है कि वो मैं अब हर कोई क्या 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 कहता रहता है, मेरा वो मसला नहीं है। पॉइंट इज दिस कि सिंपल ये है कि अगर आपको वो जो जैसे आपने मरहून मिन्नत का वर्ड इस्तेमाल किया, कि इस कोर्स के बाद भी अगर आपको किसी का मरहून मिन्नत पड़ेगा तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इतने काबिल भी नहीं हो सके कि किसी की रिटर्न फाइल कर सके। तो ये मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ, शर्मिंदगी की बात होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए एक चीज बड़ी अहम है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लास में। ठीक है बच्चे, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अरसल इकराम साहब, हाँ जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अरसल साहब। शरिया साहब, ये जो टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी थी, हाँ हाँ। इसमें जब हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के जब उसको वेरीफाई करते हैं तो साइड पे जो एक विंडो बॉक्स खुलता है उसमें बड़ी ब्रीफ सी डिटेल दी हुई है, उसमें नाम और फाइलिंग स्टेटस लिखा हुआ आता है। हाँ हाँ। जो आपके पास विंडो खुल रही है उसके अंदर वो ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर वो शो कर रहा होता है, लेकिन मेरे पास नहीं शो कर रहा। आप उसको अच्छा, क्विक रिकैप दे सकते हैं प्लीज? हाँ ये बच्चे यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, इस प्रिंट की जी मैं ऑप्शन पे प्रिंट क्लिक कर दो, ये खुल जाएगा आपके आगे। अच्छा, नहीं मैं प्रिंट की ऑप्शन के बाद भी मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज्यादा नहीं दे रहा। फिर ब्राउजर चेंज कर लो, ब्राउजर आपका मसला है, ब्राउजर। ओके ओके ओके, ठीक है। राइट, थैंक यू। अच्छा, बच्चों वो थोड़े से बच्चे नाला हो रहे हैं कि अभी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अतर अली कुरैशी साहब और मेरे कुछ स्टूडेंट्स, जो बच्चे, जैसे कि मैं बच्चों का नाम लेता, फरहान खान बच्चे, थोड़ा सा बस तसल्ली रखें। हम ना एंटरटेनमेंट से क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। आपने खफा नहीं होना बस बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप खफा ना होए। बच्चों को क्वेश्चन करने दें, बच्चों का भी राइट है। आप महजूज हो, बस थोड़ा सा, बस नाराज ना हो, ठीक है ना।
हम क्लास को वो नहीं करेंगे, मैं टाइम एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं। मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, आपका टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, लेकिन ये कि कुछ लोगों के कंसेप्ट हैं, स्टार्ट स्टार्ट में ना, हम जब भी कोई काम करते हैं हमें जोश बड़ा आया होता है, तो हमने कहना है कि आज हमने सर से सवाल ऐसे पूछने के सर की ऐसी की तैसी। तो लेट द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन सो दैट कि उनके कंसेप्ट जो है वो घबराएं नहीं, वो भी अहम है, आप भी बहुत अहम है, बस माइंड ना करें बच्चों। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा, अच्छा हदी का बच्चे, अच्छा, अच्छा, डियर फ्रेंड सर को क्लास लेने दें। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, अरसल के बाद कोई और क्वेश्चन किसी किसी का सर जिसके लिए मेरा आवाज नहीं आ रही सर आपको? जी जुहेब साहब आ रही है, बच्चे आ रही है, अब आ रही है जुहेब साहब, सॉरी। सर मैं ना ये कह रहा था कि अगर किसी का नंबर, मोबाइल फोन नंबर उसके पास नहीं है और या हाँ, वो सिम बंद हो गई है, तो मतलब पासवर्ड दोबारा रिकवर करने के लिए फिर खुद एफबीआर के यानी कि बंदा, आरटीओ का बंदा वो ढूंढना पड़ेगा हमें, और हाँ, कोई ऑप्शन नहीं होता कि बस। बंदा पासवर्ड अपने रिकवर कर ले? अच्छा जुहेब बच्चे, मैं इसका जवाब ना सबको इकट्ठा मिलकर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बस इसका टाइम, मैं अभी इसका जवाब आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर शुरू में आपने एक चीज बताई थी, एसआरओ। हाँ हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि एसआरओ स्टैंड्स फॉर? स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। सर समझ नहीं आई, दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा। बच्चे मैं ना, मेरी अंग्रेजी जरा बोलने में थोड़ा सा मसला होगा। एस स्टैचुटरी, एस टी, ये पढ़ने बच्चे, ठीक है। अच्छा, ओके सर, बस क्वेश्चन आंसर लास्ट में अगर बच्चे, सॉरी सर, नहीं अतर बच्चे आप भी सॉरी ना करो और फरहान बच्चे आप भी सॉरी ना करें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बच्चे कुछ कह रहे हो आप बच्चे, बोलो। जी जी सर, ये पूछना था कि ये तो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ना, अभी इसमें स्टार्ट में अगर इंडिविजुअल, हम, स्टार्ट में जी इंडिविजुअल, सर, इसके बाद बिजनेस। बिजनेस बिजनेस ऐड करना हो तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ थोड़ा सा हौसला रखें, ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, एक बच्चे का आया है फजील मंजूर, बच्चे क्या हम अपने क्वेश्चन वो एडिट कर सकते हैं एड्रेसेस में? इसका जवाब है जी बच्चे, एडिट कर सकते हैं, और बिल्कुल करेंगे हम एडिट, तो वो करना सिखाएंगे क्लास में। तो अब बच्चों थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ी देर बाद अब आप एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था फॉरगॉट पासवर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जरा मेरी बातें जरा थोड़ा सा आगे सली से फिर कंफर्टेबल होकर बैठे और गौर से सुने। फॉरगॉट पासवर्ड में एक बड़ी अहम बात है कि जो मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, मुझे मैंने सबसे पहले ऑप्शन बताई। जी बच्चों, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं, अगर माइंड ना करें, थोड़ी सी देर में सबके क्वेश्चन। जी जी, अच्छा, चलो। अच्छा, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे पता हो, मैं लिखूंगा, मुझे पासवर्ड मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं चेंज कर लूंगा। फिर अगर मुझे याद नहीं है तो मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके मैं अपना, मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, मैं अपना ईमेल और पासवर्ड निकाल लूंगा, मुझे समझ आ जाएगा। लेकिन तीसरी कैटेगरी पे जाते हैं, लेट से कि मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, लेट से मेरे पास ईमेल नहीं है, ये अगर ऑप्शन मुझे वो ईमेल मेरे पास अब है ही नहीं, वो मोबाइल नंबर अब मेरे पास है ही नहीं, तो अब क्या करना है? तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब सही जवाब, दूसरा जवाब थोड़ा सा गैर इखलाकी जवाब। तो सही जवाब पहले सुनते हैं कि अगर मेरे पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, तो फिर क्या करूं? या मोबाइल नंबर या ईमेल में से कोई एक चीज मिस है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो करीबी रीजनल टैक्स ऑफिस है, जो भी करीब पड़ता है टैक्स ऑफिस, यूजली तौर पे टैक्स ऑफिस वाले वो कहते हैं, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मेरा टैक्स ऑफिस कराची में है, तो कराची वो कहते हैं कि आप अपने कंसर्न्ड टैक्स ऑफिस में जाके बात करें। तो कंसर्न, अब मैं कराची जाऊं अपना मोबाइल नंबर पता करने के लिए और ईमेल जो सारा कुछ चेंज करने के लिए, तो नहीं, आप अपने नियरेस्ट आरटीओ जाएं, रीजनल टैक्स ऑफिस में जाएं, टैक्स ऑफिस में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार ये मेरी ईमेल है नहीं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा आईडी कार्ड है, बराए मेहरबानी मेरी जो प्रोफाइल अभी हम चेक कर रहे थे, जो प्रोफाइल थी मेरी, पता नहीं किधर चली गई अब, ठीक है, जो मेरी प्रोफाइल थी इसमें ये जो ईमेल आ रही है, अब मुझे नहीं पता कौन सी ईमेल है और ये कौन सी थी, और ये वाला मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है। आप बनाए मेहरबानी नया ईमेल और नया मोबाइल नंबर ये वाले हैं, ये पंच कर दें बीच में, तो 1 मिनट के अंदर वो पंच कर देंगे। सॉरी, वो पंच करेंगे, और फिर क्या होगा? फिर आप वापस आए घर और फॉरगॉट पासवर्ड करें,
अब कोड मंगवा लें अपने पास, फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, चेंज करेंगे, और आपके पास नए पासवर्ड्स अब खुद से जनरेट कर लें। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड का तरीका बताया, सेम वैसे तो एफबीआर जाएंगे, उनसे ये चेंज करवा लेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मैंने बताया कि मे भी जायज ना हो, मे भी किसी को गैर इखलाकी लगे, कोई जो भी हो, तो ऐसे लोग मिला करते हैं जो कि, जैसे मैंने ग्रुप में भी कहा था कि नदीम साहब हैं, आप उनसे राब्ता कर लें तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। पता नहीं इस ग्रुप में कहा था, पता नहीं किस ग्रुप में कहा था। तो वो नदीम साहब फिर एफबीआर उनके लिंक्स में होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं, वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको पे करते हैं सर्टेन अमाउंट। डिफरेंट रीजनल टैक्स ऑफिस, डिफरेंट टैक्स ऑफिस का डिफरेंट रेट चल रहा होता है मार्केट में, जो मार्केट प्रैक्टिस है वो बता रहा हूं अब आपको। तो आप उनको पैसे देंगे, वो आपको आपका पासवर्ड भेज देंगे, तो आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप खुद ही चेंज कर लो, ईमेल खुद ही, मोबाइल नंबर चेंज कर लो, तो वो करना कैसे वो आगे आएगा। लेकिन ये तरीका भी है कि आप कुछ पैसे दे के उनसे अपना नया पासवर्ड मंगवा सकते हैं। दिस इज द लास्ट तरीका कि आप इस तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड मंगवा सकते हैं अपना। खैर, फॉरगॉट पासवर्ड की कहानी खत्म, न्यू रजिस्ट्रेशन की कहानी खत्म। अब चलते हैं ई इनरोलमेंट के ऊपर। ये ई इनरोलमेंट होती क्या है? सॉरी। अच्छा, ये ई इनरोलमेंट होती क्या है, जरा इसकी स्टोरी सुनते हैं, जरा जरा हम समझते हैं स्टोरी क्या है। आतिफ, सलीम, बच्चे, सब बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ी देर बाद डिस्कस हो जाएंगे, बेफिक्र रहे। ई इनरोलमेंट, ई इनरोलमेंट क्या होती है, बहुत अहम बात है बच्चों। याद रखो बच्चों एक चीज के, एफबीआर ने पहली रिटर्न फाइल जो ऑनलाइन की थी वो 2007 में की थी। एफबीआर ने अपनी पहली रिटर्न जो फाइल की थी, जो ऑनलाइन मैकेनिज्म आया था, वो आया था 2007 में। और वो कौन सा पोर्टल था? E.FBR। ठीक है, वो पोर्टल था ये वाला, कि सबसे जो आपकी स्क्रीन पे अब पोर्टल नजर आ रहा है, ये वो पोर्टल है जो एफबीआर ने 2007 में इंट्रोड्यूस किया था। E.FBR 2007 से लेके 2013 तक इसी पोर्टल पे रिटर्न्स फाइल होती थी, इसी पोर्टल पे रिटर्न्स फाइल होती थी। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ बच्चों अपना, अगर हो गया तो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये थोड़ा सा स्लो पोर्टल है, पुराना पोर्टल है, स्लो पोर्टल है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये खुल जाएगा अभी। तो 2013 में आयरस 1.0 आया। आयरस स्टार्ट हुआ था 2013 में। अब यहां पर अगर मैं जूम इन करता हूं, आप लोगों की देखने के लिए जरा जूम इन कर रहा हूं, यहां पे अगर गौर करो तो यहां पे आयरस 2.0 लिखा हुआ है। ये 2.0, जहां मेरा माउस है ना बच्चों, ये 2.0 लिखा हुआ है। ये 2.0 आया है बच्चों 2023 में, पिछले साल। 2.0 2023 में आया, और आयरस 1.0 2013 में आया। 2013 से पहले ये वाला पोर्टल चल रहा था जो आपके सामने अब खोल रहा है। ये अभी इसी तरह फंसता है, 1 मिनट में खुल जाएगा। तो E.FBR जो है, E.FBR सबसे पहला पोर्टल, फिर आयरस 1.0, फिर आयरस 2.0। अब ई इनरोलमेंट क्या होती है, समझने की बात यहां पे। लेट से कि E.FBR पे मैं रिटर्न फाइल कर रहा था। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये सबसे पुराना पोर्टल है। यहाँ डिक्लेरेशन आ रहा है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स आ रही हैं, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स आ रही हैं। तो ये पुराना पोर्टल है, सब कुछ पहले यहाँ पर E.FBR पे हुआ करता था। फिर चेंज होके आयरस आ गया, फिर आयरस 2.0 आ गया। तो ये अभी आयरस 2.0 चल रहा है आप सबके सामने। तो अब पॉइंट क्या है कि E.FBR से मैं रिटर्न फाइल कर रहा था। मैं सर लेट से कि मैं कोई बंदा था, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, 4-5 साल मैंने पाकिस्तान में रिटर्न फाइल ही नहीं की। E.FBR पे रिटर्न फाइल की थी, आयरस पे मैंने कभी रिटर्न फाइल नहीं की। तो पहली रीजन ये। दूसरी रीजन, एफबीआर का सिस्टम हैक हो गया, एफबीआर का सिस्टम हैक हो गया। तीसरी रीजन, कोई साइबर अटैक हुआ और उसने एफबीआर से डेटा फेच कर लिया, और एफबीआर से डेटा सारा कॉपी कर लिया। तो एफबीआर ने जानबूझ के अपने सर्वर से सारे ईमेल्स और मोबाइल गायब कर दिए।
गौर से सुनते जाएं। पहली बात, मैं आयरस पे, मैं E.FBR से आयरस पे आया। दूसरी बात, मेरा जो डेटा था, क्या कहते हैं, साइबर अटैक हो गया एफबीआर की वेबसाइट पे, सिस्टम हैक हो गया। इस तरह की रीजंस कुछ भी रीजन आई, और बाय एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से ये जो ईमेल है और ये सेल नंबर है मेरा, जो आप सबके सामने नजर आ रहा है, ये गायब हो गया। या ईमेल गायब हो गई, या मोबाइल नंबर गायब हो गया। दोनों में से कोई एक चीज गायब हो गई। जब दोनों में से कोई एक चीज गायब हो गई, तो एफबीआई कहता है कि आप दोबारा से अपने आप को इनरोल कर दें एफबीआई के सिस्टम पे। ई इनरोलमेंट दोबारा से एफबीआर के सिस्टम पर इनरोलमेंट हुआ करती है, ड्यू टू, और बाज़ औक़ात 4-5 साल रिटर्न फाइल ना करो तो ऑटोमेटिकली आपकी इनरोलमेंट खत्म हो जाती है एफबीआर से। रजिस्टर होते हो, इनरोलमेंट खत्म होती है। रजिस्टर होते हो, जैसे आपका आईडी कार्ड बना हुआ है आप सबका, आई होप सो, आप सब एक आईडी कार्ड होल्डर हो, बट आप सब के सब वो नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, एज्यूम करते हैं। तो इस तरह की बात है कि आप एफबीआर की साइट पे रजिस्टर हो, बट आप फाइलर नहीं हो। तो ये कैटेगरी है। तो इसी तरह की बात मैं कर रहा हूं कि अगर ईमेल गायब हो गई साइबर अटैक की वजह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आने की वजह से, या फिर कोई किसी ने डेटा आपका चोरी कर लिया यहाँ से साइबर अटैक की वजह से, या हैक हो गया आपका डेटा, तो आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर गायब हो जाता है। तो जब भी ये गायब होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से अपने आप को ई इनरोलमेंट करने की जरूरत है। अब ई इनरोलमेंट कैसे होगी? अच्छा, अख्तर अब्बास साहब, आयरस स्टैंड फॉर, मुझे कसम से भूल गया है। ठीक है, ये आंखों को, जो आंख होती है ना, आंख, उसकी पुतली को भी आयरस कहते हैं। जो आंख का जो लेंस होता है उसको, उसको भी आयरस कहते हैं। ये इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या पता नहीं इस तरह कुछ वर्ड है, इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, समथिंग कुछ लाइक दिस है, मुझे भूल गया वैसे। लेकिन इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तरह का कोई वर्ड है। खैर, आगे चलते हैं। ई इनरोलमेंट। तो ई इनरोलमेंट पे मैं आप क्लिक करता हूं बच्चों, तो मेरे आगे तकरीबन वैसा ही फॉर्म था जैसे फॉरगॉट पासवर्ड का था, जैसे रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड था। तो मैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर डाल दो, एक मिनट। ठीक है, अब मैंने ये अपनी इंफॉर्मेशन डाली। अब जब मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली बच्चों, असल बच्चे, मैं आपके क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लेता हूँ, जस्ट माइंड ना करिएगा। मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है, ये स्क्रीन पे एनोटेट भी ना करें। अच्छा, ये जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूंगा, ये एरर दे देगा, वो कहेगा यू आर ऑलरेडी ई इनरोल्ड। क्यों? क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन आप सबको भी मैंने दिखाई कि मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल भी लिखी हुई आ रही है। तो अगर ये ना होता, तो फिर मुझे ई इनरोलमेंट की जरूरत पड़ती। तो जिसकी नहीं हुई होती, वो ई इनरोल होता है एफबीआर के सिस्टम के ऊपर। नो मैटर व्हाटसो एवर। ये थी 3 बातें: फॉरगॉट पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन, ई इनरोलमेंट। यहां से अब अपने टॉपिक की जो आयरस है उसको मजीद थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये अभी बेसिक था, रजिस्ट्रेशन का था, लेकिन यहां से मैं आगे एक दो चीजें पढ़ाना चाहूंगा जरूर क्लास के अंदर, ताकि आप सबके सब थोड़ा सा एडवांस, थोड़े से ऐसा ऐसा आगे भी बढ़ो। खैर, ये मैंने अब अपना, मुझे लॉगिन पासवर्ड आ गया था एफबीआई की तरफ से, मैंने रजिस्टर कर लिया अपने आप को। अब मैंने लॉगिन भी कर लिया। तो यहां पर बच्चों, यहां पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये एक देखिएगा जरा गौर से। ये कलरफुल स्क्रीन है, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्राउन, पता नहीं कौन कौन से रंग है ये वाले। तो सारे रंगीन कलर स्क्रीन आपको नजर आ रही है माशाल्लाह से।
ठीक है। ये असल चीज क्या है, असल चीज जरा समझाता हूँ। अब ये जरा एक दफा देख लो, आपकी नजर इस जगह से गुजर जाए, स्क्रीन देख लो जरा। अभी ये स्क्रीन में जरा चेंज करने लगा हूँ। चेंज करने लगा हूँ का क्या मतलब है, मैं ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है शहरियार खान। अभी मैं यहाँ पर एक कंपनी का खोलता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी का खोलता हूँ, उसका मुझे बताइएगा फर्क क्या है। वैसे तो मैं बता दूंगा फर्क क्या है, मैं जरा 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी की चीज होती है वो मैं सबके सामने कट कर ली, ठीक है। तो घबराना नहीं किसी ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, कंप्लीटेड टास्क, वही रजिस्ट्रेशन टैब, डिक्लेरेशन टैब, रेक्टिफिकेशन, अपील्स वगैरह, ये सारी की सारी एमआईएस तक, सारा का सारा पोर्टल वही है। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का पोर्टल हो, पार्टनरशिप का पोर्टल हो, कंपनी का पोर्टल हो, बहुत माइन्यूट फर्क है, बहुत माइन्यूट से फर्क है, बहुत थोड़े छोटे छोटे फर्क है, ज्यादा फर्क है ही नहीं इस पोर्टल के ऊपर। तो समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना सर कंपनी का नहीं बताया आपने। मैं इंडिविजुअल का बताऊं, कंपनी का बताऊं, पार्टनरशिप का बताऊं, जहां फर्क है वो मैं जरूर समझाऊंगा, उसकी टेंशन कोई ना ले, समझाना मेरा काम है। मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, और मुझे पता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आपने पैसे भी कमाने हैं। तो मैं कभी आप लोगों को भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तो ये चीज आप भूल जाए अपने जहन से कि आपको जो रेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो समझने की बात यहाँ पे ये वापस आता हूं कि यहाँ पे अगर आखिरी बात, टाइम कम है बच्चों, टाइम इतना वो है सही हमारे पास वैसे, लेकिन आज के लिए ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालते। इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, कंप्लीट टास्क। अब ये क्या चीजें हैं, सॉरी बच्चों। इनबॉक्स यहाँ पे नीचे पढ़ो गौर से, मैं जरा जूम इन भी कर लेता हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर, कोई भी खत्तो किताबत, कोई लेटर, कोई नोटिस, कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो वो से इनबॉक्स में आएगा मेरे पास। कुछ भी आएगा वो मेरे इनबॉक्स में आएगा। तो अब अगली बात, ड्राफ्ट्स, अगर जो मुझे नोटिस आया उस पे मैंने कोई रिप्लाई लिखना शुरू किया, कोई नोटिस आया उस पे रिप्लाई लिखना शुरू किया, कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की मैंने खुद से, तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा, ईमेल, मैसेज, जो भी है। फिर आउटबॉक्स, मैंने कोई लेटर सबमिट कर दिया एफबीआर को, कोई लेटर एफबीआर को सबमिट कर दिया, वो मेरे एप्लीकेशन सबमिट कर दी, रिटर्न फाइल कर दी, कोई एक एग्जाम्शन एप्लीकेशन फाइल कर दी, अपील फाइल कर दी, कुछ भी फाइल किया, आउटबॉक्स में पड़ा होगा। जब उसके ऊपर एफबीआर ने कोई ऑर्डर कर दिया है, इसके ऊपर जो आउटबॉक्स में आइटम्स है उसके ऊपर एफबीआर ने कोई ऑर्डर कर दिया है, तो वो कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे ईमेल होती है सेम वैसे ही ये है कि इनबॉक्स क्या है, मुझे मेल आई बट फ्रॉम एफबीआर, मुझे नोटिस आया फ्रॉम एफबीआर। ड्राफ्ट, मैंने उस मेल के जवाब में या कोई न्यू ईमेल लिखनी शुरू की या न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू की, सेम ड्राफ्ट। आउटबॉक्स, मैंने ईमेल भेज दी एफबीआर को या मैंने रिप्लाई भेज दिया। ईमेल तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं एप्लीकेशन भेजता हूँ या लेटर लिखता हूँ या नोटिस का जवाब देता हूँ या रिटर्न फाइल कर देता हूँ, तो वो आउटबॉक्स में चली जाती है। और अगर वो एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए या मान ली जाए या कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए, तो वो कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी या वापस इनबॉक्स में आ जाएगी। तो ये दोनों इस तरह टू एंड फ्रो चलते रहते हैं। तो ये है आपका एफबीआर का बेसिक पोर्टल। यहाँ पे आगे चलते हैं, लास्ट बात ही है, कोई खत्म नहीं हुई। यहाँ पर एक्चुअली कहानी, जो एक्चुअल समझने वाली चीजें हैं वो ये रजिस्ट्रेशन टैब, डिक्लेरेशन टैब, एसेट डिक्लेरेशन, ये टैब्स हैं जो ऊपर आप सबको नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ रही हैं, तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे और कल इसको खत्म करेंगे। तो अभी मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूं। अभी आप लोगों को एम्पल टाइम देता हूं बच्चों, मैं अपनी स्क्रीन भी ऑन कर लूंगा। आप लोगों ने जो सवाल पूछने हैं बिला झिझक जितने सवाल भी पूछने हैं बच्चों पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, अब आप सारे अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। करें। जी जी, वालेकुम सलाम बच्चे।
मैं अपनी स्क्रीन। सर शफीक बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा रहा लेक्चर आपका। अच्छा तो असल छोटा सा इशू ये है, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं आज जरा घर से बाहर निकला हूँ। अच्छा। तो क्वेश्चन एक छोटा सा है, मैं जरूर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली बात भी हमारे साथ होगी। प्यार मोहब्बत क्या कहते हैं बच्चे? प्यार मोहब्बत। सर प्यार यानी वो मोहब्बत तो जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सर बहुत अच्छा, यानी मैं कहूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चलो शायद जो पहले कर रहा हूँ उसके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा है आपका अच्छा। कन्वे करने का जो अंदाज था, बाकी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलने वाला, ये सारी चीजें अच्छी थी। तो इसमें चलो बहुत सी चीजें होंगी, जब बंदा शुरू करता है कोई भी चीजें तो शायद बाद में जो फर्दर आपसे पूछ भी लेंगे कि ये सारा हमने सीख लिया, अब मार्केट से हम इसका कैसे फायदा उठाएंगे, तो वो तो तो बाद ऐसा में चलता चलता रहता है, रहेगा। सारा साथ लेकिन साथ चलता रहता है। ठीक है। जी जी। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, बेफिक्र रहो, वो जो प्यार मोहब्बत करनी है वो कोऑर्डिनेटर ने करनी है, मैंने नहीं करनी। ठीक है, वो जो आपका अच्छा coordinator है, उससे प्यार ठीक मोहब्बत। अगर आपका उसका मकसद है ठीक है, तो वो आ नहीं सर, सकता है। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है। ठीक है, अच्छा नहीं सर, शुक्रिया चलिए। सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर पैदा थैंक करे सर। यू थैंक यू। अच्छा, आयरस इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा गुड बच्चे। थैंक यू बच्चे बताने के लिए। अच्छा। अच्छा मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, अरसल बच्चे आपका कुछ सवाल है तो पूछ लो बच्चों। जी थैंक यू। मेरा वो प्रीवियस क्वेश्चन ही था कि जब हमने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी को, जब हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद वेरीफाई के लिए उसको टैब को क्लिक किया और साथ में एक छोटी सी विंडो खुल गई, उसमें मैंने अपना ब्राउज़र भी चेंज करके देखा जैसे आपने आंसर किया था, लेकिन उस सूरत में भी वो बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरी जो वो डिटेल्ड हैं जो जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अच्छा बच्चे, मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ, मैं अपने पोर्टल से दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर जी जी, करता एक हूँ। एक कोई एक कोई रिकैप हो जाए तो फिर मैं दोबारा से कंफर्म कर लूँ। हाँ कोई मसला नहीं बच्चे, ये देखो, ये अब मैंने अपना खोला हुआ है जो भी है, ठीक है ना। यहाँ जी पे जी क्या टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ये आ गया। ठीक है जी बच्चे। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड लिखा। ठीक है। जी 5650 वेरीफाई करता हूँ, हो जा वेरीफाई तो ठीक है, आया नहीं अभी। और ये बच्चे आ गया वैसे। ये देखो, ये आपको ऐसे ही शो हो रहा होगा, ऐसे कहना चाहते हो, ये ऐसे शो हो रहा है सर? अरसल बच्चे ऐसे ही शो हो रहा है आपको? ओके, क्योंकि क्योंकि ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे है ना, जहाँ पे वो जो वाइट लिस्ट के अंदर एक ग्रीन टैब जो है वो हाईलाइटेड है लेफ्ट वाले बॉक्स में, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे अच्छा। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से क्लिक नहीं किया था और वो शो यही कर रहा था कि टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी खुली हुई है, लेकिन वो एक्चुअली था नहीं वो इंक्वायरी, तो वो मुझे कुछ और ही खोल के दे रहा था। चलो परफेक्ट परफेक्ट बच्चे, तो देख लो। मेरा सोल्यूशन हो गया, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, और किसी के अच्छा सर, अच्छा शुड मोबाइल नंबर बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट और अदर पर्सन सेल नंबर कैन बी एंटर्ड? बच्चे नासिर महमूद साहब, नासिर महमूद साहब, कोशिश करिएगा कि जो क्लाइंट है आपका उसी के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ट्राई कर लो। अगर वो कोई मसला थोड़ी है, मतलब उस पर कोड आना चाहिए, वो घर का किसी भाई का नंबर हो, किसी का भी नंबर हो, तो होना पाकिस्तान में चाहिए, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। कानून में लिखा हुआ है कि, या ये लॉ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक मिनट बच्चे। वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट मैंने खुद काफी दफा रजिस्टर किया, मैंने किसी और का नंबर भी डाल के, जो जानने वाला हो उसका नंबर डाल के भी किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं होता नासिर साहब। अच्छा, जिसने अभी किया, फरहान बच्चे आपने बात की है बच्चे, फरहान बच्चे बोलो। जी जी सर, कैसे आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सैलरी पर्सन जो होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं और घर से भी सपोर्ट आती है, जैसे कोई भी पैसे भिजवा दे तो वो कैसे टैक्स में जो है ना डिफाइन होती है या बच्चे वो किस तरह गिफ्ट होते होता है हैं? ना, अगर आपको आपके घर से पैसे मिलते हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट होता है ना। ठीक है, घर से पर्सनल इनकम आ रही है, जो वो जो घर वालों से पैसा है वो गिफ्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं होता। लेकिन जो आपकी सैलरी इनकम है, अगर 6 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स होगा। कैसे होगा? रिटर्न थोड़ा सा एक दो क्लासेस गुजर जाए, 2-3 क्लासेस गुजरने तो फिर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक पेशान। है। ये ट्रेडमार्क में जो ट्रेडमार्क है ना, अभी मैं अपने लिए रजिस्टर कर रहा हूँ तो उसमें तो वो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक कजन के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ तो
अपने अकाउंट से, तो वो नहीं, आप वहाँ अपने पर अकाउंट से लाइक नहीं से। कर सकते। आईपीओ के लॉयर होते हैं, उनको लाइसेंस मिलते हैं फ्रॉम आईपी ऑफिस। ठीक है ना, वो रजिस्टर, अच्छा वो पैनल पे रजिस्टर्ड होते हैं आईपी के। ठीक है, तो वो अच्छा बस वही बंदों मल्टीपल लोगों का कर सकते हैं आईपी। ठीक है ना, अच्छा। बेसिकली आपको उसी कजन की प्रोफाइल लेके रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ठीक चलें आगे है, चलते शुक्रिया। हैं। कोई मसला नहीं अस्सलाम फ्रॉम। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बच्चे। मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। क्या थे मैं साहब? क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि लेट्स सपोज के टेक्स्ट पे प्रोफाइल, जैसे अगर आपके पास अगर ईमेल एड्रेस या जो भी आप फॉरगेट कर लिए तो फॉरगेट पासवर्ड जाके आपको नहीं याद तो आप कर लेते हैं। मैं अपना कर रहा था, लेकिन मेरे जो मैंने जब चेक किया सिमिलर में सेम पासवर्ड सेम ईमेल एड्रेस और सेम मोबाइल नंबर डाल स्टिल वो मुझे वो पासवर्ड अपने ईमेल में जनरेट नहीं कर, फिर भी वो सेम इशू रेज कर जैसे आपको कर होता है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का नहीं दे रहा होता, तो वो किस तरह हम करेंगे फिर? बच्चे आप कहना चाह, जो आपका सवाल था ना, मुझे आपका नाम भूल गया। अच्छा, आतिफ। आतिफ बच्चे। अच्छा आतिफ बच्चे, जो आप कहना चाह रहे हो कि मैंने ईमेल भी सही डाल दी है पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करते हुए, और मोबाइल नंबर भी सही डाला है, तो उसने कहा है कि भाई आपका ये एरर दे रहा है, बार बार एरर दे रहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल। बच्चे कोई ना कोई गलती होगी, ऐसे एरर वो देता नहीं है। ठीक है ना, जो आपने आपके बताया साथ, उसका मैं चेक किया, चेक आपके, किया उससे। हाँ हाँ, सॉरी। मैं चेक किया टेक्स्ट प्रोफाइल में इंक्वायरी में जाके चेक किया सिम मैं 2019 में था, उसके बाद मैंने 10 में गए सम रीजन, या मैं चेक किया सिमिलर सेम चीज़ मैं डाली है ईमेल एड्रेस और वो आप कह रहे हैं मोबाइल नंबर, सेम चीज इशू दे रहा है वो। कहीं वो नेटवर्क चेंज करने की वजह से, नेटवर्क तो नहीं चेंज किया था मोबाइल का? नहीं, कभी भी नहीं किया। अच्छा, और मोबाइल नंबर यूफोन का तो नहीं है गलती से? बिल्कुल। यूफोन है, यूफोन के रोले बहुत है। ठीक है, यूफोन के बहुत मसला है, कोड भी नहीं आता उस पे तंग बहुत होता है। ठीक है ना, यूफोन का मसला जरूर है। लेकिन हाँ, अगर आपको पासवर्ड चाहिए, आप इधर नदीम साहब ग्रुप में मैसेज कर दो, वो नदीम साहब आपसे रब्ता कर लेंगे या आप उनसे रब्ता कर लोगे, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे इंशाल्लाह। पासवर्ड रिकवर कर लो, फिर आप चेक कर लोगे असल गलती क्या थी। ठीक है ना, या फिर एफबीआई चले जाओ ठीक। बच्चे, एफबीआई चले जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एफबीआई चले जाओ, वो आपको चल सस्ता फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ठीक है ना। चल ठीक ठीक, थैंक यू। ये ओके, वेलकम हदीका बच्चे। हदीका सर, इसमें अभी तक पूछने वाला कुछ नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, अच्छा गाइड किया, थैंक यू बच्चे, मजा आया आपके, थैंक यू बच्चे। लगता है लंबा चलेंगे, अच्छा इंशाल्लाह बच्चे, मैं तो छोड़ता नहीं किसी को, टेंशन ना लो, आप छोड़ोगे तो छोड़ोगे, मैं तो नहीं छोड़ता किसी को। ठीक है सर, कंपनी का लॉगिन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? अख्तर बच्चे, कंपनी का जो लॉगिन है, कंपनी, आपने कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, कंपनी का लॉगिन आप क्रिएट ही नहीं करते। कंपनी एससीसीपी में जब रजिस्टर करवाते हो, तो वो खुद ही से आपको वो भेज देते हैं लॉगिन पासवर्ड आपको डायरेक्टली। कंपनी का लॉगिन पासवर्ड एफबीआर खुद ही आपको मेल कर देता है, अगर कंपनी आपने एससीसीपी में रजिस्टर करवाई है। लेकिन नेक्स्ट चीज, अगर कंपनी पुरानी बनी हुई है और आपका नया पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड नहीं है या आपने जनरेट ही नहीं किया हुआ, तो वो एक तरीका होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एफबीआर के दफ्तर जाके एनटीएन लेना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के, उधर जाओगे वो फिर करना पड़ता है, अगर पुरानी कंपनी है और आपने एनटीएन पासवर्ड नहीं लिया, लॉगिन पासवर्ड नहीं लिया हुआ तो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपके आपने अच्छे अल्फाज अदा किए। ओ अख्तर बच्चे, कोई मसला, थैंक यू बच्चे। आतिफ सलीम साहब, अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपका, कोई मिस हो गया मुझसे, तो मैं अभी आपका देख रहा हूँ मैसेज, कोई क्वेश्चन तो प्लीज कर लें। सर प्लीज टेल इन रिटर्न। ये बच्चे नासिर साहब, ये हुई ना बात, थैंक यू बच्चे नासिर साहब। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप बिजनेस का भी यही है। इंडिविजुअल, अच्छा, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कल करेंगे, बिजनेस की और पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह कल करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल इसको आगे लेके चलेंगे। किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है? एनीवन कोई क्वेश्चन करना चाहता है आप में से, तो बच्चों प्लीज क्वेश्चन करें। और कोई मसला नहीं, मोहम्मद आशिफ साहब, कोई मसला नहीं। थैंक यू यार बच्चे, आप लोग इतनी तारीफें कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी ना हो जाए, ब्लशिंग हो रही है, ब्लश ब्लश फील हो रहा है। ठीक है, टेंशन न लो, शुगर लगेगा सही क्लास में। अच्छा, तो बस अगर बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गए तो लेट्स एंड इट, आप भी रिलैक्स करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं हम आपसे इसी टाइम पे, आगे हम चलते हैं। ठीक है बच्चों,
तो कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, ये रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।